वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, जो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा डिमांड किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, आज हम वो चीज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे। आज हम एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आने वाले जितने भी हमारे डेज रह गए हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बहुत एमसीक्यूज प्रोवाइड करें, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। और मैं ये आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो हम एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को दे रहे हैं, आप चेकआउट करना कि एग्जाम में आपको उन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, केवल स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। क्योंकि हम आप लोगों के साथ जो एमसीक्यू शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे एमसीक्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप इन एमसीक्यू को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से क्लियर करना, और एज वेल एज मैं आप लोगों को ये भी एडवाइस करूंगा कि आपके फ्रेंड है, आपका कोई नोन है, नियर एंड डियर है, उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिट हो सके, वो भी इन एमसीक्यू को देख सके एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले, ताकि उनको चीजें क्लियर हो जाए। तो गाइज, आज हम जो लेकर आए हैं आप लोगों के साथ +1 के लिए एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो +1 आप लोगों के लिए हमने एमसीक्यू तैयार किए हैं और ये एमसीक्यू लिटरली बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं। आप इनको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। और पूरे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो बहुत अच्छे एमसीक्यूज है, बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किए गए हैं। तो इसलिए कोई भी एमसीक्यू आप मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए गाइज, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एमसीक्यू। कौन सी क्लास के लिए? 11th के लिए। देखिए आपके सामने शो भी हो रहा है सबसे पहला एमसीक्यू। देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? What is the next step of accounting after identifying measuring the financial transaction? अगर हम इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, आपने पढ़ा है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, सबसे पहले पता लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है गाइस, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले हम एनालाइज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं कि ये हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं है। फिर उसके बाद उसको मनी की टर्म में मेजर करते हैं कि क्या ये मॉनेटरी टर्म में है या नहीं। फिर जाकर हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड। तो देखिए हमारे पास सी ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू हुआ। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? ये कौन सा इनमें से लिमिटेशन नहीं है? गाइस, विंडो ड्रेसिंग, यस लिमिटेशन है, आपने पढ़ा भी होगा। इट इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, यस ये इग्नोर करता है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, यस ये भी एक लिमिटेशन है कि क्वालिटेटिव, मान लीजिए दो एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो गया, वो उसको भी इग्नोर करता है। कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन कोर्ट, गाइस ये लिमिटेशन नहीं है। ये तो एक क्या है, ये तो एक हम कह सकते हैं एक करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, या इसका एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं कि इसको एविडेंस। तो ये हमारा डी पॉइंट आ जाएगा, ये लिमिटेशन नहीं है। इसके बाद देखिए, आई होप आप लोगों को दोनों के दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? विड्रॉ 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला बाय द प्रोप्राइटर। गाइस, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? यस, क्योंकि बिजनेस में से निकाला गया। प्रोप्राइटर विड्रॉ 20,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म टू पे द स्कूल फी ऑफ द सन। अगेन कहां से निकाला है? हमने अपने बिजनेस से निकाला है, तो अगेन ये भी है। प्रोप्राइटर विड्रॉ 12,000 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, अपने पर्सनल अकाउंट में से, टू पे द स्कूल फी ऑफ द सन। यस, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि वो अपने पर्सनल अकाउंट से निकाल रहा है। तो गाइज मैं इसको यहां पर कट कर रहा हूं, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद अगला भी देख लीजिए, गुड टेकन वर्थ ₹3,000, ये भी क्या है, फॉर पर्सनल यूज बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए आई होप आपको थर्ड भी समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। जो आप देखते भी हो असर्शन, रीजन, जिसमें आप लोगों को दिक्कत होती है, अब आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए क्या बोला गया, असर्शन क्या कह रहा है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन इफ द गुड्स आर परचेज्ड इन कैश। क्या कह रहा है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको पता ही है हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में दिखाते नहीं है। इवन इफ गुड्स आर परचेज इन कैश, चाहे आप कैश में खरीद रहे हो चाहे कैसे भी खरीद रहे हो। इसके बाद क्या कहता है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ओनली फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। ये गलत है,
क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को दिया जाता है, चाहे वो कैश में पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसकी रीजन तो गलत है गाइस, बिल्कुल गलत है। हाँ ये सही है, इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि हमारा केवल एजर्शन सही है, रीजन गलत है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एजर्शन और रीजन करेक्ट, ये नहीं आएगा। एजर्शन एंड रीजन करेक्ट, ये नहीं आएगा। ओनली एजर्शन करेक्ट, यस एजर्शन करेक्ट है, रीजन इसका क्या नहीं है? करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा सी, ओनली रीजन इज करेक्ट, ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद देखिए गाइस, फोर्थ भी हो गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट जल्दी से देखिए हमारे पास क्या है? फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये करेक्ट ऑप्शन देना है। एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर, ध्यान से पढ़ना, एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर जो बार बार होते हैं खर्चे, दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। याद कीजिए ये कौन से, ये बात कर रहे हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद होगा डेफर्ड रिवेन्यू क्या होता है? वो डेफर्ड रिवेन्यू वो रिवेन्यू होते हैं जो बार बार होते हैं लेकिन उनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, इस कैटेगराइज एज डेफर्ड रिवेन्यू। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये इसने बिल्कुल सही बोला है। इसका रीजन क्यों डेफर्ड रिवेन्यू बोला जाता है? क्योंकि इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है? लंबे समय तक मिलता है, और उतने सालों में ही हम इसको क्या करते हैं? इन खर्चों को राइट ऑफ करते हैं। अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच विल एक्रू इन मोर देन 1 ईयर, हमें 1 साल से ज्यादा में बेनिफिट मिलता है, एंड विल बी रिटर्न ऑफ इन द सेम मैनर। बिल्कुल सही बात कि इनको राइट ऑफ भी इसी तरीके से करते हैं, मोर देन 1 ईयर इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू। बिल्कुल सही, दोनों बातें बिल्कुल सही बोली गई है। इसका मतलब assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या आएगा? ए, आंसर इज ए, क्योंकि दोनों सही है, रीजन भी सही है और assertion भी सही है और उसका रीजन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हमारे पास 6 आ रहा है, देखिए फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। देखिए क्या कह रहा है? वेन एवर गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस विदाउट सेल, विदाउट सेल, देखिए गाइस सेल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ? गुड्स हम दे रहे हैं कैसे? ओनर लेकर जा रहा है, ठीक है, चैरिटी के तौर पर दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं। तो उसमें याद कीजिए आप एंट्री क्या करते थे? एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, यही करते थे। सेल नहीं हो रही है, आप चैरिटी के तौर पर दे रहे हैं, चैरिटी टू परचेज, या आप क्या कर रहे हो? आप फ्री सैंपल के तौर पर, तो एडवर्टीजमेंट की बात आई गई। गाइस ओनर लेकर जा रहा है, ड्रॉइंग टू परचेज, परचेज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, कह रहे परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। बिल्कुल सही, मैंने परचेज ही बताया क्रेडिट होगा। इसका कारण कह रहे गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, परचेज बुक में दिखाया जाएगा, नॉट इन एनी अदर अकाउंट। गलत गाइस, परचेज बुक में। गाइस सुन लीजिए, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं। गाइस कह रहे गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक फर्स्ट। गाइस अगर आपने क्या किया है, अगर आपने परचेज आपने क्या किया? गुड्स दिया है एज अ चैरिटी या एज अ किसके तौर पर? आपने फ्री सैंपल के तौर पर दिया या ओनर लेकर जा रहा है, उसमें परचेजेस क्रेडिट हो रहा है। और परचेज बुक में क्या बोला जाता है? परचेज बुक किसको रिप्रेजेंट करता है? जो आप उधार पर परचेज कर रहे हो, जिस चीज में डील कर रहे हो वो आएगी। तो यहां पर परचेज नहीं हो रहा है उधार पर, तो इसीलिए यहां पर तो क्या किया जा रहा है? ओनर लेकर जा रहा है या चैरिटी के तौर पर दिया जा रहा है। यहां पर उधार पर परचेज नहीं हो रहा है। परचेज बुक में केवल वो आती है परचेजेस जिस चीज में डील करते हैं और हम परचेज कर रहे हैं उधार पर, तो यहां पर ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका रीजन जो है ये गलत है। तो हम क्या कहेंगे? बोथ द रीजन, ये तो गलत है, ये तो ओनली क्या बोलेंगे? assertion करेक्ट है, ओनली रीजन ये तो गलत है ही है। तो सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए इसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है? देखिए इसके बाद आ रहा है 7th, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th आ रहा है। जल्दी से देखिए 7th क्या कह रहा है? assertion, जल्दी से आपको गेस करना है। द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग is to provide all the financial information on time to its user. लास्ट स्टेप क्या है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है टू प्रोवाइड ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन टाइम टू इट्स यूजर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि याद होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन, लास्ट स्टेप पढ़ा होगा कि उसमें हम यूजर को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग क्या ले सके? डिसीजन ले सके। ये पढ़ा है ना, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका रीजन कह रहा है कम्युनिकेटिंग, यस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज नेसेसरी सो दैट, क्यों करते हैं? इसका रीजन बता रहा है ताकि वैल्यूएबल डिसीजन में बी टेकन ऑन टाइम। बिल्कुल सही बात है कि हम क्यों उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग क्या दे सके? ले सके, डिसीजन ले सके। तो इसका मतलब assertion और रीजन करेक्ट है, और इस रीजन, इसका जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर आ जाएगा ए। चलिए गाइस आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या दिया हुआ है? पिक द ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैश बुक। कह रहे जो कैश बुक में लगता नहीं है ये नहीं आएगा। ओड वन जो नहीं है, मतलब कैश बुक से रिलेटेड नहीं है, उनको टिक करो, आपको उनको बाहर करना है, टिक करना है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक में आता है, नेगेटिव बैलेंस, बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन लिखते हैं अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है तो कैश बुक का पार्ट है। उसके बाद बैंक चार्जेस, यस, क्योंकि बैंक चार्जेस टू बैंक होता है, अगेन कैश बुक में आता है। कैश पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स टू क्या हो जाता है, कैश, ये भी कैश बुक का पार्ट है। डिस्काउंट रिसीव, यस गाइस, डिस्काउंट रिसीव नहीं आता है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव जब होता है, डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या होती है, इनकम। तो हम क्या करते हैं, पर्सन के नाम को डेबिट करते हैं, पर्सन के नाम को। मान लो मोहन से मिला तो मोहन डेबिट होता है, तो गाइस ये कहां पर जाता है, जर्नल प्रॉपर में जाता है। तो गाइस इसका मतलब डी इज द पार्ट जो अलग है, तो हमने डी पर टिक कर दिया, तो 8 भी हो गया हमारा। इसके बाद पिक द ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, इनमें से आपको ओड वन आउट करना है, जो जिसको हम क्या नहीं कहते, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। मैनेजमेंट किया जाता है, इन्वेस्टर किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताओ किया जाता है, क्रेडिटर्स किया जाता है। बताओ अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको चारों में से आप देखना है कि कौन सा हम क्या करें, बाहर करें। जल्दी से बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। सोच लिया आप लोगों ने, बताइए क्या बोला गया, पिक द ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। देखो गाइस, इन्वेस्टर यूजर है, वो चाहेगा कि हमें इंफॉर्मेशन मिले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो भी चाहेंगे इंफॉर्मेशन मिले, क्रेडिटर्स भी। यहां पर हमें जो दिख रहा है वो मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ही इंफॉर्मेशन क्या करती है, सर्व करती है। तो एक्चुअल आंसर हमारा आएगा 9 का ए। इसके बाद देखिए गाइस, हमारे पास अगला क्या आ रहा है, पिक द ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बताओ मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उनमें से कह रहे पिक द ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जो मॉडर्न अप्रोच है। याद होगा आप लोगों को मॉडर्न, देखो ट्रेडिशनल क्या कहता था, ट्रेडिशनल कहता था किसके बारे में, तीन चीजें आपने पढ़ा है ना, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और उसके बाद पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और मॉडर्न क्या कहता था, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, इनके बारे में बोलता था। एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, है ना। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है डेबिट करेंगे। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट करेंगे। इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। ये पढ़ा है हमने, याद होगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, देखो कह रहे डेबिट एंड क्रेडिट, पिक द ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मशीनरी परचेस, ठीक है, स्टेशनरी, ठीक है, रेंट, ठीक है, और उसके बाद कमीशन। देखो मशीनरी क्या होगा, डेबिट, क्योंकि एसेट है। स्टेशनरी क्या होगा, डेबिट, खर्चा है। रेंट पेड क्या है, खर्चा, डेबिट होगा। अब बात आई कमीशन, ये अकेला अलग दिख रहा है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अमाउंट ड्यू टू क्रिश, ध्यान से, अमाउंट ड्यू फ्रॉम क्रिश, सॉरी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम क्रिश मतलब उससे लेना है 50,000। रिसीव अ चेक फ्रॉम हिम इन फुल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिस्काउंट 2%। 2% का डिस्काउंट हमें मिला है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ गाइस, 2% आफ्टर डिस्काउंट 2%, मतलब हमें पैसा मिला है, हमने 2% डिस्काउंट दिया है, तो हम क्या कहेंगे, पैसा आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमें चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने का, 2% कितना हो जाएगा गाइस, 2% दैट वुड बी 1000, 49,000। डिस्काउंट अलाउड हम दे रहे हैं, सॉरी हम दे रहे हैं, मैंने बोला था मिला है, नहीं गाइस दे रहे हैं। 2 में क्या आ जाएगा गाइस, 2 में क्रिश, तो ये आ जाएगा 50,000, तो दैट वुड बी योर आंसर। देखिए ये कौन सा आ रहा है, ए बी नहीं, सी इज योर आंसर। देखिए इसके बाद 12th आ रहा है हमारे सामने, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मनमीत 48,000, ठीक है, हमने उसको बेचा है। उसके बाद उधार पर बेचा, इंक्लूडिंग जीएसटी 12%। आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। अब पहली बात तो हमने बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है, तो आपको पता है जीएसटी हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, आउटपुट बोला जाता है, पता है ना। तो अब कह रहे हैं सीजीएसटी, मतलब कहने का हो गया आधा, तो 12 का, क्योंकि पूरा जीएसटी बोला है 12, तो सीजीएसटी या एसजीएसटी आधा आधा होता है 6%, तो इसका मतलब इसके ऊपर 6% लगाएंगे, 48,000 मल्टीप्लाई में 6/100, तो बिल्कुल इजी है। तो ये आ जाएगा 0 6 8 48 4 24 28 2880, दैट वुड बी क्या हो जाएगा,
क्रेडिट, तो दैट इज योर आंसर सी, बिल्कुल इजी। इसके बाद आगे चलते हैं, पे टू विवान, विवान को पे किया मतलब क्रेडिटर्स है, इन फुल सेटलमेंट आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 2%, 2% का डिस्काउंट है, दैट इज कितना दिया हुआ 1200, मतलब डिस्काउंट जो है वो 1200 दिया है। द फुल अमाउंट पेबल, ये निकालना है कितना अमाउंट हमें उसे पे करना था गाइस, इसका मतलब 2% डिस्काउंट है, ठीक है। मान लीजिए हम टोटल पेमेंट मान लेते हैं एक्स, मान लिया उसका 2% डिस्काउंट है, तो वो कितना आ रहा है 1200, गाइस क्लियर है। तो एक्स हमने टोटल पेमेंट है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1200 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय में परसेंट हटाएंगे 100, तो ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 60,000, तो इसका मतलब टोटल जो पे करना था वो हमने कितना पे करना था 60,000, दैट इज योर आंसर, डी पार्ट इज योर आंसर। आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए क्या बोला गया 14 देखिए, अ माइनर रिपेयर टू ऑफिस बिल्डिंग वाज डन at rupees 20,000 plus GST at 18%, identify the correct entry, हमें करेक्ट एंट्री करनी है फॉर द फॉलोइंग। तो आपको पता है जो माइनर रिपेयर्स होती है बिल्डिंग की, उसके ऊपर जो जीएसटी लगाया जाता है हमें उसका रिफंड नहीं मिलता है, उसकी कॉस्ट में क्या हो जाता है ऐड, तो हम क्या कहेंगे गाइस, देखिए हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट, कितने का 20,000 प्लस 18%, तो 20,000 उसका 18% 3600, तो ये आ जाएगा 23,600, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट 23,600 और 2 में क्या हो जाएगा कैश या बैंक। चेक कीजिए गाइस ये एंट्री कौन सी है भी है या नहीं है, इसमें होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए, यस दैट इज योर एंट्री। चले गाइस आगे, तो 14th का बी पार्ट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास देखिए जल्दी से फास्ट, कम ऑन गाइस, आप लोगों को आई थिंक समझ आ रहा होगा। चलिए गाइस, अ डेटर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसके बाद इंसॉल्वेंट हो गया जिससे पैसा लेना था, रिसीव 60 पैसे इन रूपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, एन अमाउंट ऑफ 14,400 वाज डेबिटेड एज बैड डेट। गाइस हमें क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट वाज ड्यू, कितना लेना था। अब ये बताइए हमें मिला कि हमें हमारे बेड डेट कितने हो रहे हैं 14,400 और मिला कितना है 60 पैसे, मतलब 60%, इसका मतलब 40% हमारे क्या हो गए बेड डेट। तो एक्स हम टोटल मान लेते हैं जितना लेना था, उसका 40% क्या हो गया बेड डेट हो गया, और वो हमें हमारे कितने हैं 14,400। अगेन वही बात, 14,400 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय में 100, तो ये आ जाएगा 36,000, यस दैट इज योर आंसर। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारे पास क्या दिया गया है, रिधि फ्रॉम होम गुड्स वर परचेज एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। अमाउंट पेड टू रिधि इन फुल सेटलमेंट एट 2% कैश डिस्काउंट दैट इज 900। गाइस अच्छा है, हमें क्या बोला गया, व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस, हमें निकालना है लिस्ट प्राइस कितना था जो गुड्स परचेज किया। अब देखो एक बात समझिए, रिधि फ्रॉम होम गुड्स वर परचेज एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 10%, अमाउंट पेड टू रिधि इन फुल सेटलमेंट कितना 9%, सॉरी इन फुल सेटलमेंट एट 2% कैश डिस्काउंट दैट इज 900। अब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हम उसकी वैल्यू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स के ऊपर 2%, ठीक है, एक्स के ऊपर 2%, मान लीजिए जैसे जो हमारा लिस्ट प्राइस होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं लिस्ट प्राइस होता है, ठीक है। लिस्ट प्राइस में से हम क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो ये हमारा अमाउंट आ जाता है, फिर उसके बाद उसमें से कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं माइनस, और फिर हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आ जाता है जो हम क्या करते हैं पे करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक्स मान रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने एक्स माना, एक्स का 2% दैट इज कितना आ गया 900, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय में 100, तो ये आ जाएगा कितना 450, तो दैट इज 45,000। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, ये हमारा अमाउंट आ गया 45,000। अब इसमें से 10% क्या हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो रहा है, अगेन 45,000, इसका मतलब ये कितना होगा 90% होगा, तो हम इसको अगेन x मान लेते हैं, मान लो इसको y मान लेते हैं, y मल्टीप्लाई बाय में ये कितना है गाइस 90% है, तो 90% इज इक्वल टू 45,000, तो y की वैल्यू आ गई, हमने इसको y माना है, तो y मतलब लिस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई डिवाइड बाय 90%, 90 बाय 100, तो 9 पंजे 45, 500 दैट वुड बी 50,000, यस गाइस, तो आंसर इज 50,000। आगे चलते हैं, देखिए क्या बात बोली गई, निशु फ्रॉम होम एन अमाउंट वाज ड्यू, जिससे पैसा लेना था, शी वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो गई एंड पेड ओनली 70 पैसे रुपी, मतलब 70% दिया, टोटल बैड डेट फ्रॉम हम हर हैज बीन रिटर्न ऑफ। अगेन वही बात आ गई,
अब बोल रहा है दी अमाउंट इज रिसीव्ड, कितना पैसा हमें मिला ये निकालना है। अभी तक पेएबल कितना लेना था ये बात, अब बात आई कितना पैसा हमें मिला है। तो देखिए गाइस हमारे बैड डेट हुए 72%, टोटल लेना था उससे कितना एक्स का कितना 30%, क्योंकि उसने बोला है कि पेड 70%, इसका मतलब 30% बैड डेट है और वो कितने हैं 7200। तो x इज इक्वल टू 7200 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय में 100, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 200, ये आ जाएगा 24,000। ठीक है, अब ये पैसा टोटल लेना था उसका 70%, इसका 70% कर लो, 0 0 0 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 16,800। चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से, दैट इज योर बी पार्ट। आगे चलते हैं, देखिए गुड परचेज फ्रॉम यशिका ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। देखिए आपने परचेज किया किससे, यशिका से, कितने का परचेज किया 50,000, लिस्ट प्राइस है 50,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 5,000 क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 45,000। आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 3,000 वर नोट एज पर द स्पेसिफिकेशन, कि जो 3,000 की लिस्ट प्राइस का था वो क्या नहीं था, एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, सो दीज गुड्स वर रिटर्न बैक टू यशिका, हमने उसको वापस कर दिया, हमने उसको वापस कर दिया। अब गाइज एक बात समझिए, आपने किसी से परचेज किया 10,000 वाली चीज 9,000 में, ठीक है, 10,000 वाली 9 में, जब आप उसको वापस करने जाओगे वो आपको 10 देगा या 9 देगा, 10 देगा, नहीं गाइस कभी भी नहीं, वो आपको 9,000 देगा। तो अगेन आपने 3,000 की लिस्ट प्राइस वाला परचेज किया था, उसने आपको इसके ऊपर 10% क्या दिया था, ट्रेड डिस्काउंट, तो ये माइनस होगा, तो वो आपको जो वापस करेगा वो 2,700 करेगा। हाउ मच अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एज बैड, सॉरी हाउ मच, क्या कह रहा है, यशिका अकाउंट विल बी, यशिका का अकाउंट, आप बताइए, आप परचेज टू यशिका करते हो वापस जाएगा तो यशिका डेबिट होगा, तो यशिका कितने से डेबिट होगा 2,700, तो आंसर इज सी। आगे चलते हैं, देखिए मोहन हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा हो गया, फ्रॉम होम 6,000 वाज ड्यू, जिससे अब देखो यहां बोल दिया गया 6,000 लेना है, रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन रुपये, मिला 50 पैसे मतलब 55%। मोहन हैज promised to pay rest of the next accounting year. How much amount is credited as bad debt recovered? आया कितना है, सीधी सी बात है 55% आया है, तो इसका मतलब 55% 3,300 आएगा, तो bad debt recovered हमारे कितने हुए 3,300। भैया जब वो अगले साल देगा, प्रॉमिस कर रहा है अगले साल देगा, तो तब करेंगे ना एंट्री bad debt recovered की, अभी तो आया नहीं है, अभी तो आया कितना है 55 पैसे आए, 55% आए, तो हमारे पास 3,300 आया, अगले साल जब आएगा तब हम उसको दिखा देंगे, अगले साल में दिखाएंगे, इस साल हम उसको दिखाएंगे 3,300। उसके बाद मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर ₹8 लाख, कितने की खरीदी है 8 लाख, पेड नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हमने नॉर्मल खर्चे ट्रांसपोर्टेशन के पे किए हैं 20,000। डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। गाइस देखिए यहां पर पेड नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ 20,000, ये नॉर्मल पे किया है, ये ट्रांसपोर्टेशन का नॉर्मल खर्चा है, ये मशीनरी से रिलेटेड नहीं है, तो नॉर्मल खर्चा जो होता है बिजनेस से रिलेट करता है, तो इसको मशीनरी की कॉस्ट में क्या नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। तो 80,000 पर गाइस 10% 1 अक्टूबर को किया, तो आंसर वुड बी योर कितना आ जाएगा 80,000 का 10%, 8 लाख का 10% 80,000, उसका आधा, क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो आंसर इज 40,000, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपेंस है ट्रांसपोर्टेशन का, मशीनरी से रिलेटेड नहीं है। आई होप आप लोगों को ये 20 के 20 जो एमसीक्यू है वो समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। गाइस आगे हम फ्यूचर में और +1 के लिए वीडियोस डालते रहेंगे, तो आप लोग इन वीडियोस को गाइस जरूर एक्सेस कीजिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 100% मैं आपको ये कह सकता हूं कि इन्हीं के जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सके, अच्छे मार्क्स ले सके। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको और ज्यादा अच्छे से और एमसीक्यू करने हैं गाइस, हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगे, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। कहां से? प्ले स्टोर में से। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।